ये कंटेंट सिर्फ 14 साल से ऊपर के दोस्तों के लिए है। एक नगर में जयराम नाम का एक बहुत ही बड़ा व्यापारी रहता था। व्यापारी का एक 20 वर्षीय पुत्र भी था जिसका नाम यजवान था। यजवान बहुत ही बुद्धिमान और होशियार था। एक बार जयराज को व्यापार में बहुत ही ज्यादा घाटा हो जाता है, जिसकी वजह से व्यापारी का धंधा चौपट होने लगता है। एक दिन व्यापारी बहुत चिंता में होता है तो यजवान अपने पिता को चिंता में देखकर कहता है, पिताजी, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों? मैं आपको पिछले एक सप्ताह से देख रहा हूँ। आप हर वक्त बेचैन से रहते हो और न ही आप सही से कुछ खाते हो। बेटा, व्यापार में घाटा आने की वजह से हमारा कारोबार बंद होने की कगार पर है। मुझे हर वक्त बस यही चिंता सताती रहती है कि अब घर का गुजारा कैसे होगा। जो थोड़े बहुत पैसे जोड़कर रखे हुए थे वो सब भी खर्च हो गए हैं। इतने में ही यजवान की माँ रूपवती यजवान से बोली, बेटा, अब तुम्हारे पिताजी की तबीयत सही नहीं रहती है। अब वो और व्यापार का काम नहीं कर सकते और ना ही उनमें इतनी हिम्मत है कि ये किसी दूसरे नगर में जाकर व्यापार कर सकें। इसलिए बेटा, मैं चाहती हूँ कि अब तुम अपने पिताजी का कारोबार संभालो। तुम किसी दूसरे नगर में जाकर व्यापार करो। रूपवती, तुम ये क्या कह रही हो? यजवान को भी व्यापार का ज्ञान नहीं है और अभी इसकी उम्र भी कम है। फिर ये दूसरे नगर में व्यापार कैसे करेगा? आपने तो यजवान से भी कम उम्र में ही व्यापार करना शुरू कर दिया था, तो ये क्यों नहीं कर सकता? हमारा बेटा बहुत होशियार है। ईश्वर ने चाहा तो इसे जल्दी व्यापार में कामयाबी मिल जाएगी। हाँ पिताजी, माँ सही कहती है। अब मुझे अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और तुम्हारे व्यापार को आगे बढ़ाना होगा। बेटा, अभी तुम छोटे हो, तुम्हें दुनिया की समझ नहीं है। फिर तुम दूसरे नगर में अकेले व्यापार कैसे करोगे? पिताजी, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। मैं अपने दोस्त धीरज को अपने साथ लेकर जाऊंगा। वो व्यापार में मेरी मदद करेगा। बेटा, धीरज तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। उसकी अभी शादी हुई है। फिर भला वो अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर तुम्हारे साथ कैसे जा सकता है? पिताजी, धीरज मेरा बहुत ही अच्छा मित्र है। उसने मुझे कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया है और वो अभी मेरे साथ जाने से मना नहीं करेगा। वो मेरे साथ जरूर जाएगा। इतना कहकर यजवान अपने मित्र धीरज के घर की ओर चल पड़ता है। कुछ ही देर में यजवान अपने मित्र के घर पहुंच जाता है। फिर वो धीरज से बोलता है, धीरज, मैं दूसरे नगर में व्यापार करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं व्यापार सही तरीके से कर सकूंगा। यजमान भाई, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। अगर मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा तो मेरी पत्नी मेरे घर में अकेली कैसे रहेगी? इसलिए मैं अपनी पत्नी को छोड़कर नहीं जा सकता। भाई, 1 महीने की तो बात है। 1 महीने के लिए तुम अपनी पत्नी को मायके भेज दो। तुम तो जानते ही हो, अब पिताजी की तबीयत सही नहीं है, इसलिए व्यापार के सभी काम मुझे ही संभालने हैं। यजमान, तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मैं तुम्हारी तरह किसी व्यापारी का बेटा नहीं हूँ। मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ। ठंड आने वाली है, सर्दियों में सभी काम बंद हो जाते हैं, इसलिए मुझे अभी सर्दियों का बंदोबस्त करना होगा जिससे हमें भूखा न रहना पड़े। धीरज, तुम पहले जैसे मित्र नहीं रहे। शादी के बाद तो तुम बिल्कुल ही बदल गए हो। मैंने हमेशा तुम्हें अपना सच्चा मित्र समझा, लेकिन तुम तो यार स्वार्थी निकले। तुम ये क्या कह रहे हो यजमान? मैं स्वार्थी नहीं हूँ और ना ही मैं बदला हूँ। मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। देखो धीरज, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा। इससे तुम्हारी कमाई भी हो जाएगी और मुझे अकेले भी नहीं जाना पड़ेगा। अगर तुम इतना कह ही रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें अपने व्यापार में जितना भी मुनाफा होगा उसमें से मुझे 20% देना होगा। ठीक है, मैं तुम्हें 20% देने के लिए तैयार हूँ। हम कल सवेरे सवेरे निकलेंगे। इतना कहकर यजमान अपने घर चला जाता है। उसके बाद धीरज अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, मैं कल अपने दोस्त यजवान के साथ दूसरे नगर में व्यापार करने जा रहा हूँ। 1 महीने में वापस आ जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम 1 महीने के लिए अपने मायके चली जाओ। धीरज की बात सुनकर उसकी पत्नी नाराज हो गई, लेकिन धीरज ने अपनी पत्नी को मना लिया। उधर यजवान के पिता यजवान को व्यापार करने के लिए 4 सोने के सिक्के देते हैं। बेटा, इन सिक्कों को संभाल कर रखना। जब तुम व्यापार करोगे तो ये सिक्के तुम्हारे बहुत काम आएंगे और तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर यजवान की माँ यजवान को एक झोला देती है। उस झोले में खाना होता है। बेटा, इस झोले में खाना है। रास्ते में भूख लगे तो खा लेना और बेटा ध्यान से जाना।
हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अपना ख्याल रखना। फिर यजमान और धीरज दूसरे नगर में व्यापार करने के लिए चल पड़ते हैं। दोनों दोस्त चलते ही जा रहे थे। चलते चलते उन्होंने बहुत ही लंबा रास्ता तय कर लिया था, इसलिए यजमान बहुत थक जाता है। वो धीरज से कहता है, भाई धीरज, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। मैं बहुत थक चुका हूँ, अब मुझ में चलने की और हिम्मत नहीं है। यजमान, अभी हम रुक नहीं सकते, हमें जल्दी ही दूसरे नगर में पहुँचना होगा। धीरज भाई, अगर तुम रुक नहीं सकते तो मुझे कोई कहानी ही सुना दो, जिससे हमारा सफर आसान हो जाए। यजमान, मुझे अभी कोई कहानी याद नहीं आ रही है, लेकिन मैं तुम्हें एक ज्ञान की बात बता सकता हूँ जो तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगी। लेकिन मैं तुम्हें ये बात फ्री में नहीं बता सकता, क्योंकि ये ज्ञान की बात एक सोने के सिक्के से भी ज्यादा कीमती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी एक ज्ञान की बात सोने के सिक्के से भी ज्यादा कीमती हो? क्या तुम एक सोने के सिक्के की कीमत जानते भी हो? एक सोने के सिक्के में तुम्हारा परिवार का 1 साल का गुजारा आराम से हो सकता है। यजमान मेरे दोस्त, मैं जानता हूँ एक सोने के सिक्के की कीमत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन तुम्हारा एक सोने का सिक्का मेरे ज्ञान की बात की बराबरी नहीं कर सकता। अच्छा ऐसा है, तो मुझे बताओ वो ज्ञान की बात क्या है? देखो यजमान, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि मेरी ज्ञान की बात बहुत ही कीमती है, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान मुफ्त में नहीं दे सकता हूँ। अगर तुम्हें मेरी ज्ञान की बात सुननी है तो तुम्हें मुझे एक सोने का सिक्का देना होगा। यजमान ने अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकाला और धीरज को दे दिया। धीरज सिक्का लेकर बोला, देखो यजमान, 1 से भले 2 होते हैं। जब भी तुम किसी सफर पर निकलो तो किसी न किसी को अपने साथ जरूर ले जाना, चाहे वो इंसान हो या जानवर, क्योंकि 1 से भले 2 होते हैं। धीरज की ये बात सुनकर यजमान को बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगा, इतने कीमती सोने के सिक्के में इतनी मामूली सी बात बताए? इस बात को तो हर कोई जानता है। इसने तो मुझे ठग लिया, लेकिन अब मैं भी क्या कर सकता हूँ? अगर मैंने इससे कुछ कहा तो ये घर वापस चला जाएगा। बेचारा यजमान चुप रहना ही अच्छा समझता है, जबकि धीरज एक सिक्का पाकर बहुत खुश होता है। धीरज के मन में अभी और लालच आ जाता है। वो सोचने लगता है, मुझे अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है। मेरे पास एक सोने का सिक्का तो आ गया, अगर मुझे 1-2 सिक्के और मिल जाएं, तो यहीं से मैं अपने घर लौट जाऊंगा। धीरज ये सोच ही रहा था कि यजमान धीरज से कहता है, भाई हम सुबह से चल रहे हैं, अब शरीर में चलने की और हिम्मत नहीं है। हमें अब थोड़ी बहुत देर आराम जरूर कर लेना चाहिए। अभी आराम करना सही नहीं है, हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है। अगर हम आराम करेंगे तो दूसरे नगर पहुंचने में कई दिन का वक्त लगेगा। तो कोई कहानी ही सुना दो जिससे सफर कट जाए। यजमान, मैंने अभी तुम्हें बताया तो था, मेरे पास सुनाने के लिए कोई कहानी नहीं है। मेरे पास केवल ज्ञान की बात है जो बहुत ही बहुमूल्य है। ये ज्ञान की बातें तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगी, इसलिए अगर तुम एक और ज्ञान की बात सुनना चाहते हो तो तुम्हें मुझे सोने का सिक्का देना होगा, तभी मैं तुम्हें दूसरी ज्ञान की बात बता सकता हूँ। यजमान एक और सोने का सिक्का अपने दोस्त धीरज को दे देता है। फिर धीरज यजमान से कहता है, अब जो मैं तुम्हें ज्ञान की बात बताने जा रहा हूँ वो तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगी, इसलिए मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना। जब भी तुम किसी अनजान आदमी के घर मेहमान बनकर जाओ और जब वो आदमी तुम्हें खाने के लिए कोई भी चीज दे, तो तुम उस खाने की चीज को खाने से पहले थोड़ा सा किसी जानवर को खाने के लिए डाल देना। लेकिन भाई, ऐसा क्यों करना चाहिए? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि जानवरों को खिलाने से पुण्य मिलता है। धीरज की ये बात सुनकर यजमान को पहले से भी ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि यजमान के साथ धीरज ने 2 बार धोखा कर दिया था। यजमान के दिल में आया कि वो धीरज से अपने दोनों सोने के सिक्के छीन ले, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और चुपचाप धीरज के साथ चलता रहा। कुछ दूर चलने के बाद यजमान फिर धीरज से बोला, दोस्त, अब मैं थक गया हूँ और दोपहर भी होने वाली है। क्यों ना हम थोड़े समय के लिए इस पेड़ के नीचे रुक जाएं, तो शरीर की थकावट दूर हो जाएगी। यजमान, आराम करने का मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है, लेकिन अभी हमें सहारनपुर का जंगल भी पार करना है। सहारनपुर के जंगल में बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं। अगर रात होने से पहले